सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और ये हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए इस लिहाज से भी बड़ा दिलचस्प और अहमियत का हामिल रहा कि कभी मार्केट में थोड़ी हमने करेक्शन देखी, कभी इंडेक्स 78,000 की सतह को अबूर कर गया और कभी वो 77 और 78,000 के दरमियान ही रहा। अब आने वाले हफ्ते में ये इंडेक्स कहाँ तक जाएगा और जो इस वक्त मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं, क्या वो इस इंडेक्स पर असरअंदाज हो सकती हैं? मार्केट के आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? सरमायाकारों का इस वक्त एतमाद इस हफ्ते की परफॉर्मेंस के बाद मार्केट पर कितना बहाल रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MD एंड CEO आरएफ हबीब कमोडिटीज़ के। तो एहसन साहब, पिछले 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि मार्केट कुछ नीचे जा रही थी, आज एक बार फिर हमने देखा 78,000 के इंडेक्स को अबूर किया मार्केट ने। तो ये ऑन एंड ऑफ ये ग्राफ क्यों ऊपर नीचे जा रहा है बार बार? देखें, कुछ इकोनॉमिक डेटा मुस्बत आया है। जिस तरह से एक्सपोर्ट ग्रोथ हमें कोई 12% की नज़र आई है और ये जुलाई के माह के अंदर देखी गई। फिर इसके बाद कल इन्फ्लेशन CPI इन्फ्लेशन 11.1% अनाउंस हुआ। आई थिंक ये तो अभी इंटरेस्ट रेट जो है गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड है कि कम होते रहेंगे, बट इन्फ्लेशन का कम होना, स्पेशली CPI इन्फ्लेशन का, तो ये तो डायरेक्शन दे रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। जी, जिस तरह इंटरेस्ट रेट कम होने का जो इम्पैक्ट मार्केट पर नजर आना चाहिए था एक पॉजिटिव अंदाज में, वो हमने नहीं देखा। पहले 1.5% की कमी हुई, अब मजीद 1% की कमी हुई है। गो के इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी की, ट्रेड बॉडीज़ की ये डिमांड थी कि इस इंटरेस्ट रेट को मजीद अभी कम किया जाए। गुंजाइश अभी ज़्यादा है, कोई 3 से 3.5% की गुंजाइश वो लोग समझते थे, लेकिन ये सिर्फ 1% की कमी की गई है। और जब भी एहसन साहब हमारे साथ दोबारा रिकनेक्ट होंगे तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों स्टेट बैंक इस वक्त इतना सेफ खेल रहा है, क्यों एहतियात के साथ इतना चला जा रहा है, और वो फ़ायदा जो कि बिजनेस कम्युनिटी को, हमारे एक्सपोर्टर्स को या स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स को जो मिल सकता था, जो इन्वेस्टर्स को मिल सकता था, उससे क्यों उनको महरूम रखा गया। तो एहसन साहब, ये सिर्फ 1% की कमी हमने इंटरेस्ट रेट में देखी, मजीद गुंजाइश थी, ये मार्केट को क्यों फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है स्टेट बैंक की तरफ से? हम IMF प्रोग्राम में, और IMF की अपनी जो है वो जो टीम है वो रिव्यू करती है हमारे ऐसे कोई भी स्टेट बैंक के अगर कोई एग्रेसिव डिसीजंस होते हैं, इन्फ्लेशन कम होती है, तो सारे फिर हम एनर्जी प्राइसेस के अंदर इजाफा भी कर देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर इन कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ आवर लेंडर। जो IMF है, IMF की टीम से पूछा जाता है और फिर ये बोर्ड जो है उस सिचुएशन को रिव्यू करते हुए जो है अपने डिसीजंस लेता है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें ज़ाहिर इन्फ्लेशन नंबर्स और भी अगर कम होते रहे तो ज़ाहिर ये फोकस रहेगा कि इंटरेस्ट रेट कम हो। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस मिकदार से जो है, जिस मिकदार से हम इन्फ्लेशन कम होते हुए देख रहे हैं, तो उसमें रियल इंटरेस्ट रेट 8.6% तक पॉजिटिव हो गया। ये चीज़ इंडिकेट ये कर रही है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है वो हमारी पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट कम हो। बट ज़ाहिर है अगस्त के माह के अंदर जब IMF की ट्रांच हमें रिलीज हो जाएगी, IMF के प्रोग्राम में हम आ जाएंगे, होपफुली जो है फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस माह जो है जब हमारा अप्रूव होगा नया लोन $6 बिलियन का, तो उसके बाद आई थिंक कोई एग्रेसिवली स्टेट बैंक कंसिडर करेगा। बट जब तक तो हमें नज़र ये आ रहा है कि IMF की टीम जो है वो इतना स्ट्रांगली रिव्यू कर रही है कि हम हमारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को देखते हुए इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर रहे। तो ऐसे जब ये लास्ट इंटरेस्ट रेट आया था 150 बेसिस पॉइंट्स की जब कमी हुई थी, तो उसके बाद मार्केट ने बड़ा ग्रो किया, 81,000 के ऊपर भी हमने इस इंडेक्स को जाते देखा। लेकिन अभी जब ये 100 बेसिस पॉइंट्स की अभी कमी हुई है, तो यहाँ पर वो वाला इम्पैक्ट क्यों नहीं नजर आ रहा हमें? देखिए, एक तो एक्सपेक्टेड था कि 100 बेसिस पॉइंट तक कमी होगी और जाहिर है कोई एग्रेसिवली स्टेट बैंक ने अपना मूव नहीं लिया, जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। इनिशियली मार्केट में 82,000 के लेवल के बाद करेक्शन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से आया था, जब हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था वर्डिक्ट के ऊपर और गवर्नमेंट के ऑपरेशन पे जो है इम्पैक्ट आ रहा था, गवर्नमेंट की जो कोई भी जो गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं, तो आई थिंक कि उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। जाहिर है हमने देखा PTI को बैन नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और ये डिसीजन इस वक्त भी जो है वो पेंडिंग है। तो आई थिंक कि उस हद तक इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा मोहतात हैं कि ऐसी कोई नहीं सिचुएशन जाए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़े। तो इस वजह से जो है एग्रेसिवली पॉजिटिविटी मार्केट में देखनी जा रही है। बट गोइंग फॉरवर्ड सर्टनली जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे और एग्रेसिवली मोस्ट प्रॉब्ली कम होंगे, जब हमें IMF के प्रोग्राम में हम जाएंगे, हम पेंडा बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं, $300 मिलियन पेंडा बॉन्ड अगर इशू हो जाते हैं, आई थिंक कि वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा रुपये को, जिसकी बात जो है हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर स्पेशली जो है इंटरेस्ट देखा जाएगा इन्वेस्टर। और ऐसा जिस तरह अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा डिले हो गई है, सऊदी और UAE की जानिब से जो कमिटमेंट्स थी वो अभी फ़ौरन तो नहीं पूरी होती नज़र आ रही, तो ये चीज़ फिर मार्केट को कितना इस वक्त डिस्टर्ब कर रही है? इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है या ये इन्वेस्टमेंट आएगी तो मार्केट में एक बूम आ सकता है?
देखें बिल्कुल, अब तवक्कुआत ये भी हैं कि एमएससीआई जो है वो रिव्यू करते हुए पाकिस्तान का वेट जो है वो 35 से 40-45 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, जिससे अच्छी खासा पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। साथ में जिस तरह आपने यूएई, कतर और यूए के सऊदी अरेबिया की बात की, आई थिंक कि वो मैच्योर नहीं हो रही हैं चीज़ें, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी ज़्यादा मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि एसआईएफसी जो प्रोमिसेस किए हुए थे, उन्होंने दीगर जो रिफाइनरी की भी लगना था, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी थी। आई थिंक कि उस पर वर्किंग अगर होती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रुख पाकिस्तान मार्केट की तरफ आएगा। अनफॉर्चुनेटली हमें वो गोल्स हमारे वो अचीव होते हुए इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, तो अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर है, और वी होप कि जी हमारे जब गोल्स अचीव होंगे तो मार्केट में सपोर्ट आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। न सिर्फ क्रिकेट में अनसर्टिनिटी है बल्कि इस वक्त मुल्क के आवाम में भी एक बहुत ही गैर यकीनी की सूरत हाल है, चूँकि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं, जो लाइफ लाइन सार्फिन हैं, उन पर बिजली का इजाफी बोझ अभी कुछ माह तक नहीं डाला जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स है। और अप्रैल से जो जून तक के बिल हैं, ये नेपरा की खुद अपनी तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट उनके सामने रखी है कि उसमें लाखों अफराद को इस फ़ायदे से महरूम रखा गया है। उनके स्लैब्स ना सिर्फ तब्दील हो गए बल्कि भारी बिलों का बोझ भी उनको उठाना पड़ा है। अब होगा क्या, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जिसमें के इलेक्ट्रिक है, दीगर शहरों दीगर सूबों की जो इस वक्त कंपनीज़ हैं, क्या ये उसको एडजस्ट करेंगी? ये अभी वक्ती फ़ायदा तो एक लाखों लोगों से करोड़ों अरबों रुपए का ले चुकी हैं। अभी आगे एडजस्टमेंट इसकी किस तरह से होगी? जो नेपरा की तहकीकाती रिपोर्ट है, इस पर क्या कार्रवाई नेपरा कर सकती है और ये कितनी इस वक्त ज़रूरी है, चूँकि इस वक्त हर एक शख्स महंगी बिजली से परेशान है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। चौधरी अकमल साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद वलीद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, रिसर्च फेलो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। दोनों मौजूद मेहमानों को हम वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। तो चौधरी अकमल साहब, अब ये बताइएगा कि बिजली तो हर गुजरते दिन के साथ महंगी होती जा रही है। ऐलान वज़ीर आज़म की जानिब से किया जाता है कि लोगों को ये सब्सिडी मिलेगी, अभी लोगों को महंगी बिजली के बिल नहीं देने पड़ेंगे। वो सार्फिन जो कि बहुत कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्टेड सार्फिन, तो उनको भी अप्रैल से जून तक के 3 माह के जो बिल्स भेजे गए वो बहुत ज़्यादा हैं, वो डबल हैं, ओवर बिलिंग उसमें की गई है। नेपरा की अपनी रिपोर्ट ये कह रही है। अरबाब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले खबर सुन रहा था कि ये लापता अफराद के हवाले से जो 5 साल से ज़्यादा जिनको अरसा हो गया है, जी उनके हवाले से वज़ीर आज़म ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है कि फ़ी ख़ानदान जो है वो 50 लाख रुपया देंगे और उनकी इमदाद भी की जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त खबर है। इससे जो हमारी स्टेट के हवाले से जो मनफी खबरें फैलाई जा रही थी, उसका बड़ा खात्मा होगा और हुकूमत की तरफ से उन अफराद को ओन करने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त खबर है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। चल। अच्छा, बाकी जो आप बात कर रहे हैं कारोबार के हवाले से, बिजली की जो बात कर रहे हैं कि उसका जो दूसरे कारोबारी लोगों को फ़ायदा तो होना चाहिए, लेकिन इस वक़्त हुकूमत अपेरेंटली इस पोज़ीशन में नज़र नहीं आ रही है। उनके पास इतना मार्जिन नहीं है। आईएमएफ ने उनको इतना मतलब बाउंड किया हुआ है कि ये कॉस्ट से नीचे अपनी जो है वो बिजली दे नहीं सकते। अलबत्ता इसमें दूसरे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे-जैसे जो है वो चीज़ें, और आवाम की तरफ से भी आपने देखा कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि ये जो आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदे किए हुए हैं, इनको जो है वो पब्लिक को बताया जाए और उनमें अगर कहीं से मार्जिन निकल सकता है तो वो निकाला जाए। अगर वहाँ से कोई मार्जिन निकल आएगा, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस किस्म का मार्जिन उसमें मज़ीद निकल सकता है, तो वो वाली जो वहाँ से फ़ायदा होगा वो आवाम को और ताजरों को ख़ास तौर के ऊपर वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन ये 200 यूनिट से नीचे तक को जो सब्सिडी दे रही है 2 से 3 महीने के लिए हुकूमत, ये तो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन इसकी कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आएगा नहीं। 50 अरब रुपए मुख्तस किए, 50 अरब रुपए जो है ना वो कोई इतनी ज़्यादा रकम नहीं है। जहाँ देखें कि हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में तकरीबन 2100 अरब रुपए पे करेंगे, तो उसमें अगर 50 अरब की हुकूमत सब्सिडी दे रही है, या इसी तरीके से हुकूमत ने फैसला किया कि जिनकी फ्री बिजली इस्तेमाल हो रही है वो फैसिलिटीज़ उन सब से वापस ले ली जाएंगी। मामलात इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। मामलात अब वो 50 अरब या 100 अरब इससे हल नहीं होंगे। मामलात अब उस सूरत में हल होंगे कि हुकूमत जो है वो एक वाज़ेह प्लान बनाए कि आईपीपीज़ के हवाले से हुकूमत ने आगे किस तरीके से चलना है। इंडिया की अगर आप मिसाल ले लें, दीगर ममालिक में भी आईपीपीज़ हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, बट वो इस एलएनजी के ऊपर थोड़ी बना रहे हैं, ना पेट्रोल से, ना जो फर्नेस ऑयल है उससे बिजली नहीं पैदा कर रहे। जबकि ऑन दी अदर एंड अगर हमारे यहाँ पे देखा जाए तो एक तो वो महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये उन सारे मुआहदों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन मुआहदों में क्या ये लिखा हुआ है कि जी
फर्नेस ऑयल से ही आपने बिजली प्रोड्यूस करनी है, या आपने जो है वो एलएनजी से ही बिजली प्रोड्यूस करनी है, क्या वो सोलर प्लांट नहीं लगा सकते? क्या वो सोलर के हवाले से वर्किंग नहीं कर सकते? विंड के हवाले से वर्किंग नहीं कर सकते? तो ये सारी चीज़ें, उनके मुआहदे जब पब्लिक के सामने आएँगे तो फिर पता चलेगा। तो ये वो चंद एक रास्ते हैं जिनको अपनाकर हुकूमत जो है वो सही। और चौधरी साहब, जिस तरह इस मामले में बहुत तेजी के साथ खराबी पैदा हो रही है, हुकूमत की सुधार की स्पीड उतनी नहीं है, हुकूमत उतनी तेजी से काम नहीं कर रही है। अब अगर ये मामला भी, जिस तरह गौर एजाज साहब ने कहा कि हम अदालत लेके जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वो चले जाते हैं, वो फिगर्स भी शेयर कर रहे हैं कि 0 यूनिट वाले IPP को भी 2000 करोड़ की पेमेंट्स की गई हैं, तो ये मामला तो हुकूमती एंड से ही शायद मैनेज हो जाना चाहिए, हुकूमत खुद ही कर ले तो बेहतर है, ना कि इस मामले में अदालत की मदद ली जाए, फिर वहाँ से कोई ऐसा फैसला आए जो फिर शायद हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाए। बड़ी माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा इस मामले में कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, वो इस मामले को प्रॉपरली टेकअप नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि जो इस वक्त अभी तक देखिए हमारे पास कंप्लीट डिटेल नहीं आई है, लेकिन जितनी डिटेल हमारे पास जिन जिन पावर कंपनीज की आ गई हैं, तो उनमें पता ये चल रहा है कि तकरीबन तकरीबन जो है वो 40% के लगभग जो है वो प्राइवेट ओनरशिप है, जिनमें ज़्यादातर हमारे लोकल बिजनेसमैन हैं। वो जो है वो लेके बैठे हुए हैं। हबको को देखें, उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो है, उसका प्लांट 1997 का लगा हुआ है, पता नहीं वो डेप्रीशिएट भी हो गया होगा, वो बिजली पैदा करने की पोजीशन में भी होगा या नहीं होगा, लेकिन उनसे जो है ना हम कैपेसिटी पेमेंट जो है वो सबको हम किए जा रहे हैं। तो इस कैपेसिटी पेमेंट को किस हिसाब से करना है, और आया कि उसकी उसकी अब ये भी एग्रीमेंट देखेंगे तो पता चलेगा ना कि कई ऐसे पावर प्लांट हैं जिनमें पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत ही नहीं है। ये भी मैं आपको प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि दे कैन नॉट प्रोड्यूस इवन पावर, बस एक नाम का प्लांट रखा हुआ है। जैसे स्टील मिल हमारी जो है ना वो स्क्रैप का ढेर हो गई है, तो कई सारे ऐसे प्लांटों को भी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। तो अब ये मुआहदे सामने आएंगे तो पता चलेगा। हुकूमत की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि सीरियस होंगे, क्योंकि उनका ठीक है। चलें चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ जरा। अब खालिद साहब ये फरमाइएगा कि ये सेनेट की कायमा कमेटी फॉरेंसिक ऑडिट करने जा रही है IPPs का, अभी ये डिसीजन हुआ है, ज़ाहिर ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। इस फॉरेंसिक ऑडिट से कहीं कोई एक इस मसले के हल की राह निकल सकती है, कुछ IPPs के साथ कोई रीनेगोशिएशन इस बुनियाद पर आगे चलकर हो सकती है? देखिए, रीनेगोशिएशन होना ज़रूरी है, तो एक ये बेसिस तो ज़रूर प्रोवाइड करेगा कि एटलीस्ट हम जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे होंगे, जहाँ पे ट्रस्ट डेवलप हो रहा होगा, IPPs का भी, कंज्यूमर्स का भी। तो जब भी ट्रस्ट डेवलप होता है बिटवीन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, वो हमेशा मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। तो ये जो फोरेंसिक ऑडिट वाली चीज़ है, ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर्स का, स्टेक होल्डर्स का इस प्रोसेस पे जो है वो ट्रस्ट हो, और जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा उतना ही ज़्यादा ये जो प्रोसेस है ये परसिस्टेंट भी होगा, आगे भी चलेगा, और इसके जो समरात हैं वो आवाम तक भी पहुंच रहे होंगे। दूसरी चीज़, हमें ऑडिट के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से इनोवेशंस लेके आई जा सकती हैं और IPPs को स्टीयर किया जा सकता है कि वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अपने प्लांट्स में लेके आएँ, ताकि पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे जब भी आप रिलाई करते हैं, उसकी फ्यूल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, उसके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो हमें किसी एक वे में कंपेटिटिव मार्केट की तरफ जाना होगा, ताकि एक दूसरे के साथ कम्पीट करके ये वाले IPPs जो हैं ये कंपेटिटिव मोड में अपनी इनोवेटिव जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उनको भी बढ़ा रहे हों, मार्केट में भी कम्पीट कर रहे हों। लेकिन डॉक्टर साहब, ये पता कलामी की माजरत, लेकिन इनोवेशन की तरफ जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, तो फिर उन्हें नई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, फिर वो बैंक से नए लोन्स लेंगे, फिर वो तो कहीं उस कॉस्ट का भी जो मलबा है वो भी आवाम पर ही ना पड़ जाए, चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन और जो ट्रांसमिशन है उसका क्या हाल है वो तो आप और हमारे सबके सामने ही है। देखिए, मैंने साथ में एक वर्ड यूज़ किया, कंपेटिटिव मार्केट का। जब एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं 2, 3, 4 फर्म्स या IPPs, तो वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि वो कॉस्ट इफेक्टिव वे में रह के, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में रह के अपने कंज्यूमर्स को फ़ायदा पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स जो हैं वो उनके साथ जुड़े हों। अभी पाकिस्तान में जो रेगुलेटेड मार्केट है उसमें सिंगल बायर है, तो अगर सिंगल बायर है तो उन्हें पता है कि एक ही बायर ने खरीदना है। जब मल्टीपल बायर्स होंगे और मल्टीपल लोगों से खरीद रहे होंगे, तो मार्केट में एफिशिएंसी, इनोवेशन, कंपटीशन का कल्चर जो है वो एक लिबरल मार्केट में वो आ जाएगा। ये एक बड़ी शायद फ्यूचरिस्टिक बात है, लेकिन पाकिस्तान को अभी इस रेगुलेटेड मार्केट से निकलना होगा और साथ में इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा इन फ्रेमवर्क्स को, जो कि आपने भी मेंशन किए कि फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, डिपेंडेबल कैपेसिटी क्या है, क्या वाकई वो कैपेसिटी पेमेंट्स के अहल हैं कि नहीं है,
इस कैपेसिटी को यूज़ कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, पाकिस्तान में कैपेसिटी मार्केट कैसे एस्टेब्लिश की जा सकती है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तब होगा जब आप रेगुलेटेड मार्केट से आप एक फ्री लिबरल मार्केट की तरफ जाएंगे और ठीक है। और कंपटीशन डॉक्टर साहब, ये तो शायद अभी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, कुछ माह लग जाए, जो फौरी तौर पर हुकूमत स्टेप्स ले सकती है, कुछ ऑप्टिक्स के तौर पर भी स्टेप्स लेने होते हैं, वो अभी तक हुकूमत नहीं ले पा रही है। मिसाल के तौर पर ये 1,90,000 के करीब जो सरकारी मुलाजमीन है, ये हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर शुएब साहब जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च उन्होंने अपनी शेयर की, उनको कुछ 400 मिलियन यूनिट्स इस वक्त फ्री दिए जा रहे हैं, जिसकी 25 बिलियन मालियत बनती है। तो 25 अरब रुपए वहाँ तो कम से कम सिक्योर किए जा सकते हैं ये मुफ्त बिजली को बचाकर। देखिए, ये सिर्फ 25 बिलियन नहीं है, ये ट्रस्ट का मामला है। अगर आप किसी एक स्टेक होल्डर को फ्री बिजली दे रहे हैं और दूसरे स्टेक होल्डर को जो है वो आप एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करके टैरिफ चार्ज कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें, डिस्ट्रस्ट जो है वो क्रिएट होता है और डिस्ट्रस्ट किसी भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी साइड पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, लोग इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की तरफ जाना शुरू होते हैं, नॉन रिकवरी ऑफ बिल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों ने अब ये ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है कि उनसे नाजायज़ पैसे जो है वो लिए जा रहे हैं। जब भी लोगों में ये वाली चीज़ क्रिएट हो जाती है, फिजा बन जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए मसाइल खड़े होते हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए मसाइल खड़े होंगे तो चूंकि पहले ही आपका रिकवरी रेट कम है, वो रिकवरी रेट जी चलिए डॉक्टर साहब रिकनेक्ट आपको करते हैं ज़रा, ताकि अपना आप नुकता चौधरी अकमल साहब, ये ज़रा इस पर आप भी ये कमेंट कीजिएगा, ये जो 25 अरब की 400 मिलियन यूनिट, 1,90,000 सरकारी मुलाजमीन, अब ये इनको जब आप ये इतनी बड़ी तादाद में ये फ्री बिजली देंगे, तो ये डिस्ट्रेस वाला मामला तो फिर बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। कम से कम पहले कुछ ऐसे स्टेप्स तो उठा लें कि लोगों को ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो कि आप ये फॉरेंसिक ऑडिट करने जा रहे हैं, आगे आप इनोवेशन लाने जा रहे हैं, तो आपकी नीयत सही है, आपकी डायरेक्शन सही है, लेकिन उसके लिए पहले चौधरी साहब ऐसे स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे। जी तो अखराजात की जो कमी है वो सबसे पहले ज़रूरी है। और अखराजात की जब हम बात करें तो उसमें अगेन जो फ्री यूनिट्स बिजली के हम दे रहे हैं वो उससे आगाज़ हो जाएगा तो एक अच्छा मैसेज तो चला जाएगा। लेकिन अगेन मैं यही बात करूंगा कि हमारे पास इस वक्त मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि इनसे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक पॉजिटिव मैसेज चला जाएगा। अब मैं अगर आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं कि हमारे पास इस वक्त टोटल 43,000 मेगावाट जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 10,000 मेगावाट इन प्रोग्रेस है जो मजीद सिस्टम में ऐड होगी। और आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, वो 28,000 मेगावाट से ज़्यादा तो ट्रांसमिट ही नहीं कर सकती। डिस्कोस तक जो है वो बैटरी जो बिजली है वो पहुंचाई ही नहीं जा सकती, और डिस्कोस फिर आगे एंड सार्फिन तक पहुंचा ही नहीं सकते। तो हमने उस 53,000 मेगावाट का करना क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं कि अब ये एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ जब उसमें आईपीपीज जो है ना वो बड़े आईपीपीज बड़ा पॉजिटिव रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। आईपीपीज को अभी ना समझें, वरना तो आईपीपीज इज अ प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ना। तो आईपीपीज अगर नहीं होंगे तो फिर आप ये समझें कि फिर हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करनी नहीं चाहिए। सब चीजें जो हुकूमत करे, आईपीपीज अच्छे हैं, इनको इकोनॉमिक वे में अपनी पावर को प्रोड्यूस करना होगा ताकि वो कंपटीशन में रहते हुए आवाम को और हुकूमत को सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकें। तो चौधरी साहब, ये अभी बताएं कि हुकूमत को इस मामले का, इस मसले का इदराक है या नहीं कि पावर सेक्टर का जो ये बहरान है ये कितना ही संगीन हो चला है। इसहाक डार साहब के या बाकी मिनिस्टर्स के अगर आप बयान देखें तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ी सलाहियत है, 130 अरब डॉलर का अगर कर्जा है तो क्या हो गया, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर वज़ीर ख़जाना साहब भी कह रहे हैं कि मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। तो ये किस तरह इनको ये इस वक्त इकनॉमिक स्टेबिलिटी इन हालात में नज़र आ रही है? देखो, कैपेसिटी की अगर हम बात करें कि 130 अरब डॉलर की कैपेसिटी तो हमारे पास है। ऐसे तो हमारे जो है वो माइंस एंड मिनरल्स के भी हमारे यहाँ खजाने दफन है, हमारे यहाँ जो ज़राअत में भी बड़ी पोटेंशियल है, हमारे पास सलाहियत की तो किसी भी चीज़ में कमी नहीं है ना। प्रॉब्लम किस जगह आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जो है वो मनसूबाबंदी के जरिए इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे ना। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर हमारी एक मुस्तकिल प्लानिंग होगी, हमारी एक मनसूबाबंदी होगी जिसके तहत हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे तो ही बात बनेगी ना। पावर सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ आप जाएं तो सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो पावर और एनर्जी की होती है। अब पावर एंड एनर्जी की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि वो इंडस्ट्री तो क्या, घरेलू सार्फिन भी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो उसमें हम ये सब चीज़ें अफोर्ड कहाँ करेंगे? उनकी बातें अपनी जगह सही है कि ये इतनी हमारे पास जो है ना वो सलाहियत हमारे पास बहुत है, बट वी हैव टू कैपिटलाइज इट थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। वी आर और पिछले 75 साल से अगर आप देखें तो वी आर फेल टू प्लान, और फेल टू प्लान का मतलब होता है प्लान टू फेल।
तो बेसिकली हम कर ही ये रहे हैं कि हम अपनी प्लानिंग ही फेल होने के लिए कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट भी उसी तरह के आएंगे। लेकिन अगर हम सही तरीके से प्लानिंग करें, एनर्जी जो है वो अभी भी आई थी फीस के साथ हम सारे के ठीक है। चलें चौधरी साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ ज़रा। तो डॉक्टर खालिद साहब, ये अगर हुकूमत को आज ही अपनी डायरेक्शन सही करके, इंटेंशन दुरुस्त करके इस मसले को अगर हल करना है, तो आज से हुकूमत अगर 100% दयानतदारी के साथ इस काम पर लगे, तो ये कितना वक्त दरकार होगा ये पावर सेक्टर की इस बुरानी कैफियत को ख़त्म करने में? कोई साल, 2 साल, 3 साल अभी आवाम को और इसी तरह कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे? चलें डॉक्टर खालिद साहब को भी हम जी आ रही है आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब। टाइम तो इसमें काफ़ी लगेगा, लेकिन डायरेक्शन सेट करने की ज़रूरत है। और वो डायरेक्शन ये सेट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। अभी पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि 50% आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रेजिडेंशियल सेक्टर से आती है और सिर्फ 20 से 25% इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है। इसका मतलब ये है कि आप डॉलर्स दे के बिजली जनरेट करते हैं और आप उसको खर्च सिर्फ और सिर्फ अपने घरों को ठंडा करने के लिए करते हैं, नॉन प्रोडक्टिव वे में करते हैं। तो गवर्नमेंट को पहला स्टेप ये लेना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर को, पावर डिवीजन को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, प्लानिंग कमीशन के साथ बैठना होगा और मुल्क में ये जो नई नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है उसके साथ इसको लिंक करके किस तरह से प्रोडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ाना है, टैरिफ, इनोवेटिव टैरिफ कैसे लेके आना है, इस पे बात करनी होगी। तब जाके हम जो है वो मुल्क में एनर्जी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होंगे, जिसमें एनर्जी और इकोनॉमी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अभी ये दोनों आपस से डीलिंक्ड हुए में है। आपका एनर्जी सेक्टर जो है वो बिल्कुल प्रोडक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहा, और जब तक आप इसको प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप जो है वो मुल्क को सही सिमत में लेके नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों के ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और स्टील मिल की ज़मीन पर चीनी स्पेशल एक्सपोर्ट जोन अब बनेगा और ये सिंध के वज़ीर तिजारत की जानिब से बड़ा वाज़े बता दिया गया है। और वो भी डिमांड भी कर रहे हैं कि अगर मुस्तकबिल में ये ज़मीन बेची जाती है तो इसमें जो हिस्सा है सिंध हुकूमत का वो भी लाजमी शामिल होना चाहिए। अब इस पूरी सूरत हाल पर हम देखते हैं कि मामला किस तरह आगे बढ़ेगा। चूँकि वफाक ने स्पेशल इकनॉमिक जोन में चीनी सरमाकारी को मुफ्त ज़मीन देने की पॉलिसी अपनाई है, इस पर वज़ीर सनत सिंध का भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है और इस पर साथ ही साथ जो मुतल्लिका अफराद हैं स्टील मिल से रिलेटेड ख़ास तौर पर उनके भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और अब ये देखना है कि ये कितना देर पर अमल होगा, कब तक ये मामलात मुकम्मल हो सकेंगे। और कफ़ील अहमद के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो कफ़ील बताइएगा, अब ये इस पर फैसला तो हो चुका है, ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, इसकी डिटेल्स क्या हैं, फिर जो स्टील मिल के मुलाजमीन हैं या जो उनकी एसोसिएशन हैं उनका इस पर क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए, रद्द-ए-अमल तो अपनी जगह है कि कल सीज के एक वक्त की जो है वो सूबाई वज़ीर सनअत इकरामुल्लाह धारी ने उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने इस बात का जो है वो आप सामने लाए हैं कि स्टील मिल की जो ज़मीन है उस पर चीनी स्पेशल जो एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन जो है वो तामीर किया जाएगा। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि वफाक ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चीनी सरमायाकारों को मुफ्त ज़मीन देने की जो है वो पॉलिसी बनाई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये ज़मीन मुस्तक़बिल में फ़रोख्त हो तो सिंध हुकूमत को इसका हिस्सा जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो मिलना चाहिए, इसलिए कि स्टील मिल की ज़मीन जो है वो सिंध हुकूमत की प्रॉपरली जो है वो उन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत ने ये ज़मीन सिर्फ स्टील मिल लगाने के लिए दी थी। और उन्होंने जब गुफ्तगू में मजीद ये भी कहा है कि सिंध हुकूमत ने स्टील मिल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खुद लगाने और चलाने का बाकायदा जो है वो अब फैसला किया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी बताया कि स्टील मिल के तमाम वाजिबात की जिम्मेदारी जो वो फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे है और रूस समेत मकामी सरमायाकारों और जो दीगर दिलचस्पी रखने वाले जो पार्टनर्स हैं सिंध हुकूमत उनसे जो है वो रब्ता करेगी इस हवाले से। और उनका कहना है कि बाकायदा जो है इक़दाम किए जा रहे हैं और पूरी कोशिश होगी कि इसके हवाले से जो है वो पूरे इक़दाम किए जा सकें। और जो है ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कफ़ील अहमद, हमें तफसीलात से आने वाले दिनों में इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।